मानव समाचार, मानवता के हक में। जी, आज मुस्तकिम रिटर्न को हाजिर किया गया। 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई थी। डीएसपी साहब ने खुद भी बताया, सरकारी वकील ने बताया कि भाई एक जनता दल के सदर है और ये भी इसमें शामिल थे। कंपाउंड में भी ये मौजूद थे और इन्होंने कुछ तकरीर की है, वो काले बुरखे वगैरह भी, और वो बताए झंडे वगैरह भी लगाए थे। इसलिए हमको और चाहिए, पूछ कर रहे तो ये हमको, चूँकि तजुर्बाकार आदमी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर, तो हमको उतनी मदद नहीं दे पा रहे हैं, तो दोबारा 7 दिन की पुलिस कस्टडी चाहिए। हमने उसमें बताया है कि भाई ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर है, एक्स मिनिस्टर के दामाद भी है, ज़िम्मेदार आदमी है, और ये मजहबी मामला था। रज़ा एकेडमी ने बंद निकाली थे, लेकिन तमाम पार्टी ने, एनसीपी वालों ने तो रिटर्न एप्लीकेशन दिए थे कि भाई हम मदद दे रहे हैं। तो चूँकि ये मज़हब से मुतालिक बात थी, तो तमाम मसलक के लोगों ने, तमाम पार्टियों ने, सियासी पार्टियों ने भी ये बंद के लिए आमदगी बताई थी। तो वो हिसाब से हमने आमद की थी और तकरीर की है। और तकरीर में ऐसा कोई नहीं, हमने हमारे जज्बात, एहसासात का इजहार किए। अगर हमने कोई जुर्म भी किए तो ज़्यादा से ज़्यादा 153 का जुर्म होता, लेकिन कोई ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं है या ऐसा कोई नहीं था जिससे कि भाई हमने दो मज़हब के लोगों में तफरका पैदा हो, हालात बिगड़े, ऐसा किए। जो मौक़िफ़ अपना रखना था हमने उस हिसाब से हमने बोले। 307 के केस रजिस्टर किए तो उसमें कि ये जाके तोड़ो, ये करो, ऐसा कुछ नहीं बताया। वो एब्रप्टली एक इंसिडेंट हुआ, तो पुलिस ने बिलावजह जो मुंतज़मिन थे या जो ऐसे जिन लोगों ने सपोर्टर्स किए थे मुख्तलिफ पार्टी के, सभी लोगों को उन्होंने आरोपी बताए। जैसे एनसीपी के अदरक लहसन वाले या कौन से नींबू वाले लहसन वाले, उनको बताए, साबिर गौर को बताए, इनको बताए, रज़ा एकेडमी के डॉक्टर को, उनको जो जिम्मेदार हैं उनको बताए। तो पुलिस ने अपने हिसाब से, हो सकता है कि हुकूमत के निशाने के ऊपर अब जो, चूँकि वहाँ पे बीजेपी बाहर है, शिवसेना, एनसीपी, ये मुंतज़मिन के, जो मुंतज़मिन ये खाली सपोर्ट किए, तकरीर की है। अब आज मैं तकरीर कर रहा हूँ कि मेरा भी नाम डाल देंगे कि वकील साहब ने ऐसा बोले बोल के, ऐसे ही हुआ है वो। तो अदालत बहरहाल पहला 37 लोगों को MCR दिया हुआ है, फिर 3 दिन की कस्टडी दी थी। 3 दिन की कस्टडी में जो हुआ वो देखने के बाद अदालत ने MCR में ले लिया। अब इंशाल्लाह हम लोग पीर को रोज़ ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल कर देंगे और बाकी के आयशा नगर ट्रांसफ़र करने के 8 लोगों को लेके आए, तो उसमें भी हमारे तमाम वकील हज़रात ने बहस की है। 76/2021 ऐसे FIR है जो 353-395 का था, तो उसमें 8 आदमियों को लेके आए थे। तो अदालत ने चूँकि उनको पहली बार ट्रांसफ़र किए, पहली कस्टडी है, तो पीर तक उनको कस्टडी दी है। तो इंशाल्लाह 8 लोगों के, पीर को भी इनका MCR हो जाएगा, तो इन लोगों की भी हम इंशाल्लाह पीर को रोज़ ज़मानत अर्ज़ी दाखिल कर दें। नहीं, सरेंडर होके किए भी तो आसानी नहीं भी, तो पुलिस कैसी तफ्तीश, जब उन लोग आएंगे तो पुलिस तो अभी तक उन लोगों को बता रही थी वो सरकना, जो आता पुलिस बताती वो अहम आदमी है बोल के। पुलिस अपने एतबार से बताती है कि उन्होंने किया। पुलिस एक कॉन्स्पिरेसी केस ले कह रही है कि भाई ये पहले से बताया गया था इसलिए ये है बोल के। बताया उन्होंने कि भाई ये जो पहले मीटिंग हुई थी, मीटिंग में मौजूद थे, इनकी तकरीर हुई हैं बोल के, तकरीर की है इन्होंने, तो ये भी एक अहम सूत्रधार है बोल के। हमने कहा कि हमने तकरीर की है, नहीं की, ऐसा नहीं, इनकार नहीं कर रहे, लेकिन तकरीर में ऐसा कोई मवाद नहीं है जो अगर होता भी है तो 153 नहीं बैठती, 307 का और बाकी के केस का कोई ताल्लुक़ नहीं। और पुलिस ऐसा है कि भाई ये पहले से कॉन्स्पिरेसी की गई ऐसा बता रही है, और ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी वगैरह नहीं, अब्रप्टली एक वाक़या हो गया है, उसमें पुलिस ने बता दी। अब पुलिस अगर ऐसे है तो आयशा नगर में 153 के 3 केस अलहदा क्यों दाखिल किए? तो इन लोगों के ऊपर जो भी है, अगर कुछ किए भी तो 153 के करना चाहिए था। डॉक्टर रिजवी वगैरह या रज़ा करने के जितने जो मुंतज़मिन थे उनके ऊपर 153 के भाई तुमने ये किए बोल के। उन्होंने तो लोगों को नहीं बोले जाके भाई ये करो या कोई पत्थरबाजी करो, ये करो। वो तो जलसा निकाले थे, मेमोरेंडम दिया और वापस हो गया था, वो सक्सेस हो गया था। बाद में कुछ होता है तो ये पुलिस का तसाहुल है, पुलिस का काम था माप को कंट्रोल करना, उसकी जिम्मेदारी चूँकि पुलिस फेल हो गई है कंट्रोल करने में। कुछ वाक़या हो जाता तो वो इनको ऊपर डाल रही कि आप लोग नहीं निकालते तो आपके ऊपर हो जाता। भाई इन लोगों ने एक जुलूस निकाले थे, जुलूस के शक्ल में आए 100-50-200 जो भी आदमी आए, मेमोरेंडम दिए, वापस चले गए। वापस जाने के बाद में दोबारा ये मॉब आया, तो जितने भी मुंतज़मिन थे कोई जगह भी नहीं, तो उसकी वजह ये ना सब कार्यक्रम हो गया, पूरा निकल के चले गए। उसके बाद में ये वाक़या हुआ, पुलिस को भी अंदाज़ा नहीं था वो होगा बोल के, और ये लोग चूँकि अपनी अपनी जगह पे चले गए थे, तो इनके ऊपर पुलिस ने डाल दी कि भाई अगर तुम लोग ये नहीं करते तो होता ही नहीं है। तो पुलिस ने फिर ये मेमोरेंडम ही नहीं लेना था ना, जाके ले लेना चाहिए था ना। जहाँ तक FIR चैलेंज करने की बात है तो 482 में FIR चैलेंज किया जाता है, लेकिन मैं बताऊँ आपको, बॉम्बे हाई कोर्ट में हमने पिछले 5 साल से जितने भी 482 की पिटीशन दाखिल किए हैं, आज तक के समाज के ऊपर आए नहीं और कोई रिलीफ नहीं मिल पाई।
अच्छा 5 में इस पे यहाँ पर भी हमने बहस की है। पुलिस ने उसमें अपनी होशियारी बताई है। होशियारी ऐसी बताई कि भाई कुछ एरिया जो है बस स्टैंड के पास का वो हमने अलग ऑफेंस रजिस्टर किए। हमारा कहना है ये कि भाई जैसा चलता पंचनामा रहता है, वहाँ से मॉब निकला यहाँ तक आया और यहाँ वाक़या हुआ तो वो एक करना चाहिए था। एक के बदले पुलिस ने 2 अलग अलग केसेस की। अदालत चाहे हाईकोर्ट तो कर सकती, लेकिन जहाँ तक कोशिश करना है ऐसे मामलों में हाईकोर्ट कोशिश नहीं करती कि भाई सबूत है, अब सीसी कैमरे है, पुलिसों को मार लगा है, ज़ख्मी हुए हैं। आप बोलेंगे कि हमने ज़ख्मी नहीं किया, किसी और ने ज़ख्मी किया। बहरहाल मॉब में किसी ने तो पत्थर फेंका और उसमें ज़ख्मी हुए, तो अदालत वो सब देखेंगे ना। ठीक है, अगर केस नहीं है तो डिस्चार्ज का मामला रहता नीचे। आपके हिसाब से 307 में लगता, तो जब चार्ज फ्रेम करेंगे आप 325 लगाओ, 326 लगाओ, दूसरा लगाओ, लेकिन केस बहरहाल चलेगी। तो ऐसे मामलों में 482 में आमतौर पर मेरा अपना ज़ाती जो तजुर्बा है, हमने जो दाखिल किए हैं, 5 केस में हमने दाखिल किए हैं, स्टे मिल गया और 10-10 साल तक केस अभी समाप्त के लिए नहीं आएगी। उस दौरान तो यहाँ 1-2 साल में चार्जशीट आती है, आप जल्दी चलाओ तो केसेस चल जाते हैं। फिर भी हाईकोर्ट में ऐसा रहता है कि रिट जुरिडिक्शन है, जो जज बढ़ते बहुत सी चीज़ें उनके ऊपर रहता है। मगर आमतौर पे हमने जैसा मिसाल के तौर पे 498 में बीवी केस दाखिल करती है, शोहर के ऊपर, ननन के ऊपर, सास ससुर के ऊपर, और जो दूसरे रिश्तेदार हैं, मामू चचा वगैरह, सबका नाम डाल देते 8-10 लोगों में। तो ऐसे 8-10 लोग जो दूसरी जगह पर रहते उन्होंने रिट दाखिल किया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कम करो 482 में, तो भी अदालत बोलती चार्जशीट है कि आप नीचे जाओ, नीचे डिस्चार्ज का एप्लीकेशन दो। उमूमन यहाँ 482 के हाईकोर्ट में बहुत कम होते हैं। फेस वैल्यू जुरिडिक्शन हाईकोर्ट में बड़े बड़े लोग हैं, उनके काम हो जाते हैं। हमारे आपके जैसे गरीब लोगों की है तो उसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं होती है, जल्दी नंबर ही नहीं लगते। अभी हम लोग ज़मानत एप्लीकेशन दाखिल करते हैं 2-2, 3-3 महीने तक नंबर पे नहीं आता है वो। 482 में कोर्ट बोलता है अर्जेंसी क्या है, आप तफ्तीश चल रही है, अर्जेंसी बताना पड़ता है। और जनरली कोई अर्जेंसी नहीं रहती। अर्जेंसी यही कि भाई हम मुलजिम में हमारे ऊपर केस है। और 482 में ज़मानत नहीं देता कोर्ट, सिर्फ भी जो है काला दम करता है एफआईआर जो है। ज़मानत पे तो ठीक है, जब निकलेंगे जब देखेंगे, अभी कहाँ चार्जशीट आई बोल कैसे। फिर भी बहरहाल अपने तौर पे मेहनत कर रहे हैं तो करने में कोई हर्ज नहीं। सर कोर्ट का कहते हैं साहब अभी तो ये तफ्तीश है, 90 दिन, ये जो 307, 355 सेशन ट्राइबल केसेस में 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल होती है। चार्जशीट दाखिल होंगे उसके बाद में कोर्ट जाता है। और जब तक गवर्नमेंट फास्ट कोर्ट में ये ऑर्डर नहीं निकालती डायरेक्शन की जल्दी चलाओ, तो ये बात के केसेस तो जो पुराने केसेस पहले वही चलते हैं। जैसा भी ये पोक्सो के केसेस, उसके लिए स्पेशल जज बनाए, तो सिर्फ अकेले जज है वो चलाएंगे तो वो कर सकते हैं। दूसरी अदालतों में इससे पुराने जो केसेस पेंडिंग है तो पहले हाईकोर्ट के डायरेक्शन के जो जूने केसेस है पहले वो चलाई जाए। मगर ये अगर अवाम में या यहाँ के लीडरों ने अगर बोले कि फास्ट कोर्ट में दो या स्पीडी ट्रायल के ऑर्डर लिए